नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। आखिर किसी भी आधुनिक देश को स्मूथली चलाने के लिए पावर को अलग-अलग हिस्सों में बांटना इतना जरूरी क्यों होता है? चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, जब एक ही देश में अलग-अलग भाषा बोलने वाले या अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हों, तो एक्चुअल पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? काफी ट्रिकी सवाल है ना? इसका जवाब हम दो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझेंगे। एक तरफ है यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका। दोनों ने एक जैसी सिचुएशन फेस की, पर उनके तरीके और नतीजे जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। कहानी की शुरुआत होती है इन दोनों देशों की जनसंख्या यानी उनके डेमोग्राफिक मेकअप से। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहां आखिर रहता कौन कौन है, तभी हम इस समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले बेल्जियम का हिसाब देखते हैं। यहां का आंकड़ा थोड़ा अजीब था। देश की 59% आबादी डच भाषा बोलती थी, 40% फ्रेंच और बाकी 1% जर्मन बोलते थे। लेकिन असल ट्विस्ट कहाँ था? ट्विस्ट ये था कि फ्रेंच बोलने वाले लोग संख्या में भले ही कम थे, पर पैसा और पावर उन्हीं के पास ज्यादा था। और राजधानी ब्रसल्स में तो केस बिल्कुल ही उल्टा था। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। अब जाहिर सी बात है, ऐसी असमानता होगी तो दोनों ग्रुप्स में टेंशन तो बढ़ेगी ही। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट श्रीलंका के फिगर्स पर गौर करते हैं। यहां लगभग 74% मेजॉरिटी सिन्हाली समुदाय की थी, जो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। उनके सामने थे तमिल, जो करीब 18% थे, जिसमें श्रीलंकन और इंडियन ओरिजिन दोनों शामिल थे, और ये तमिल मोस्टली हिंदू या मुस्लिम थे। इसके अलावा 7% आबादी ईसाई यानी क्रिश्चियंस की थी। यहां पर साफ दिख रहा है कि सिन्हाली मेजॉरिटी बहुत ही मैसिव थी। तो आजादी मिलने के बाद श्रीलंका ने क्या तय किया? उन्होंने एक सिंपल पर बाद में भारी पड़ने वाला रास्ता चुना, बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो जिसकी संख्या ज्यादा उसी का शासन होगा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, चीजें यहां काफी तेजी से बदली। 1948 में आजादी मिलने के बाद 1956 में श्रीलंका की सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया जिससे सिन्हला को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। साथ ही बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्शन दी गई। ऐसे में तमिल समुदाय को साइडलाइंड और अनदेखा महसूस होना ही था, और ये नाराजगी आगे चलकर इतनी बड़ी कि 1980s आते आते नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में तमिल इलम यानी एक अलग सरकार की मांग शुरू हो गई। एलटीटी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स का जन्म हुआ, और इस टकराव का आखिरी नतीजा था एक बेहद भयानक सिविल वॉर, जो 2009 में जाकर खत्म हुआ। सरकार की इन बहुसंख्यक पॉलिसीज का जमीनी असर काफी दर्दनाक रहा। श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि उनकी भाषा, उनका कल्चर पूरी तरह इग्नोर हो रहा है। उन्हें बराबर के पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स और सरकारी नौकरियों में उनके साथ भेदभाव हुआ, और उनकी रीजनल ऑटोनॉमी की मांग को बार बार नकार दिया गया। इन्हीं सब कारणों ने एक अलग देश की मांग को हवा दी। अब जबकि हमने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के दुष्परिणाम देखे हैं, चलिए वापस यूरोप चलते हैं। बेल्जियम ने श्रीलंका जैसी गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराई। उन्होंने टकराव के बजाय सबको साथ लेकर चलने का एक बेहद ही स्मार्ट, समझदारी भरा और अनोखा मॉडल अपनाया। और उनके इस नए रास्ते का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 4। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 1 या 2 बार नहीं, पूरे 4 बार बदलाव किए। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था। देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो डच बोलता हो या फ्रेंच, कभी भी बेगानापन या अलग थलग महसूस न हो। और ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? इसे 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या एब्सोल्युटली इक्वल कर दी गई। दूसरा, रीजनल सरकारों को काफी ऑटोनॉमी दे दी गई, वो अब सेंटर के इशारों पर नहीं चलती थी। तीसरा, ब्रसल्स जहां फ्रेंच ज्यादा थे, वहां एक अलग सरकार बनी जिसमें दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिला। और चौथा, सबसे कमाल का स्टेप था सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट का बनना, जिसे लोग भाषा के आधार पर चुनते थे और जो संस्कृति और शिक्षा पर फाइनल फैसले लेती थी। और इस बेहतरीन सिस्टम का जो रिजल्ट आया ना, वो सच में हैरान करने वाला था। बेल्जियम की इस पीसफुल व्यवस्था से पूरी दुनिया इतनी प्रभावित हुई कि जब यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया, तो उन्होंने ब्रसल्स को ही अपना मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स चुना। एक छोटे से देश के लिए ये बहुत ही बड़ी और गर्व की बात थी। श्रीलंका और बेल्जियम की इन 2 रियल लाइफ स्टोरीज को समझने के बाद अब हम थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पर चलते हैं।
आखिर घुमा फिरकर सवाल वहीं आता है कि किसी भी आधुनिक लोकतंत्र के लिए सत्ता की साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है? सिर्फ एक ग्रुप का दबदबा क्यों नहीं चलने दिया जा सकता? इसके पीछे दो मेन आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। एक है प्रूडेंशियल यानी युक्तिपरक और थोड़ा प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट। ये कहता है कि पावर बांटने से सामाजिक टकराव कम होता है, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी का दबदबा मेजॉरिटी के ही नुकसान का कारण बनने से बच जाता है। दूसरा है मॉरल आर्ग्यूमेंट यानी नैतिक तर्क। ये डायरेक्टली कहता है कि पावर शेयरिंग तो बेसिकली लोकतंत्र की आत्मा है। एक लेजिट और सच्ची सरकार वही है जहां हर समुदाय और नागरिक की पार्टिसिपेशन हो। तो कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह क्लियर हो गया कि साझेदारी जरूरी है, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर इसे लागू कैसे किया जाता है? आइए देखते हैं कि आज के टाइम में पावर शेयरिंग के 4 मेन फॉर्म्स कौन-कौन से होते हैं। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के अलग-अलग ऑर्गन्स जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पावर बांटी जाती है। ये सब एक ही लेवल पर रहकर काम करते हैं, पर कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन कानून सही से लागू हो रहा है या नहीं ये न्यायपालिका तय करती है। इसलिए इसे नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा फॉर्म है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊर्ध्वाधर वितरण। यहां सत्ता का बंटवारा टॉप टू बॉटम होता है। पूरे देश के लिए एक सेंट्रल सरकार होती है, फिर अलग-अलग स्टेट्स के लिए राज्य सरकार होती हैं और एकदम ग्राउंड लेवल पर पंचायत या नगरपालिका जैसी स्थानीय सरकारें होती हैं। इस व्यवस्था को संघवाद या फेडरलिज्म कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्थानीय समस्याएं स्थानीय लेवल पर ही बहुत आसानी से सुलझ जाती हैं। तीसरा फॉर्म वहां अप्लाई होता है जहां सत्ता को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच बांटा जाता है। बेल्जियम की वो सामुदायिक सरकार इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे अपने देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी आरक्षित चुनाव क्षेत्र होते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। इसका बेसिक मोटिव बस ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी माइनॉरिटी या कमजोर वर्ग को कभी ये न लगे कि उन्हें देश चलाने के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है। और चौथा और आखिरी रूप हम पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में देख सकते हैं। लोकतंत्र में अलग-अलग पार्टीज पावर के लिए कम्पीट करती हैं और कई बार तो अलायंस बनाकर गठबंधन वाली सरकारें चलती हैं जहां पावर सीधे-सीधे शेयर होती है। साथ ही ट्रेड यूनियंस, बिजनेस ग्रुप्स और किसानों के संगठन भी प्रेशर ग्रुप्स बनकर गवर्नमेंट पॉलिसीज को शेप करते हैं, जिससे इनडायरेक्ट वे में ही सही पर पावर उनके पास भी रहती है। तो दोस्तों, इन अलग-अलग देशों के अनुभवों और पावर शेयरिंग के इन फॉर्म्स को देखने के बाद हम काफी कुछ समझ चुके हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी पर बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या सच में केवल मेजॉरिटी के आधार पर रूल करना ही सच्चा लोकतंत्र है, या फिर सच्चा लोकतंत्र वहां होता है जहां देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज का हो, शासन को अपना माने? इस सवाल पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण को सुनने और साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।